उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं तो भ्रामक विज्ञापन पर रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने रामदेव की माफी और हलफनामे को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आदेश की अवहेलना की गई है और साथ ही कहा कि ये चूक नहीं जानबूझकर की गई अवहेलना है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि 3 अधिकारियों को तुरंत निलंबित करें। मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों को फिर अदालत में पेश होना होगा। इससे पिछली सुनवाई में भी रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में फटकार लगी थी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर के मालधन चौड़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि इस गर्मी भरी दोपहर में यहां जो जनसैलाब उमड़ा है उससे वो अनिल बलूनी की रिकॉर्ड जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताते हुए कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीट को वो बम्पर मतों से जीत रहे हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबका अभिवादन स्वीकार करेंगे, तो मेरा इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है। पुष्कर सिंह धामी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने 4000 एकड़ जमीन ऐसे करके छुड़ाई जो गलत तरीके से कब्जा की थी। ये इस उत्तराखंड को बदलने नहीं देंगे। और आप भूलिएगा मत, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा जुम्मे की छुट्टी देंगे। क्या देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए? अभी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जब वो अध्यक्ष थे पिछले चुनाव में, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? देखिए, हम एक तरफ समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हमने उसका विधेयक पारित भी कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको मंजूरी दे दी। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बात कह रहा है उस बात को जो है वो लोग आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले अल्मोड़ा लोकसभा के सोमेश्वर में अजय टम्टा के पक्ष में रोड शो और जनसभा हुई और जनता से अजय टम्टा के लिए वोट की अपील की गई। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं और हर तबके के लिए काम किए जा रहे हैं। देश के अंदर दोबारा से रामयुग आया है। ये सब काम ऐसे काम हैं जो किसी के समय में नहीं हो पाए। मोदी जी ने इन नामुमकिन कामों को मुमकिन करके दिखाया। देश के दुश्मन आज हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी, देश के गद्दार आज सहमे हुए हैं। पाकिस्तान तक आज भारत का नाम लेने से डरता है और दुश्मनों को पता है कि अगर हमने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत की सेना हमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और कांग्रेस का भी प्रचार अभियान जारी है। विकासनगर के सहिया में कांग्रेस ने टिहरी प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस प्रचार समिति के चेयरमैन प्रीतम सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिहरी सीट नंबर 1 है। ईवीएम ने नंबर 1 पर जोत सिंह गुनसोला है और जब रिजल्ट आएगा तो गुनसोला ही नंबर 1 रहेंगे। वहीं प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने कहा है कि बीजेपी वाले 500 पार का भी नारा दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि इस बार तेल के दाम 400 पार जाएंगे और महंगाई 400 गुना बढ़ जाएगी। लोकसभा सीट नंबर 1 पर है और ईवीएम मशीन में भी नंबर 1 पर जोत सिंह गुनसोला है। जब परिणाम आएंगे तब भी गुनसोला जी नंबर 1 पर। 400 नहीं 500 पार भी बोल सकते थे। और 400 पार की हालत यह है, पेट्रोल 400 पार होगा अगर दोबारा नौबत आ गई, डीजल 400 पार होगा, महंगाई का 400 गुना पार होगा, तेल पार होगा, सब चीजें।
हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पिता और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की। हरीश रावत ने सोशल मीडिया में संदेश लिखा कि क्यूआर कोड भी पोस्ट किया है। हरीश रावत ने लिखा है कि कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए गए और उनके पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हरीश रावत ने वीरेंद्र रावत के चुनाव अभियान के लिए आर्थिक मदद की अपील की है। हाँ, वो बहुत परेशानी में है, हम बहुत संकट में हैं। कार्यकर्ता साथी जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ये इसलिए हमने उस स्थिति से अवगत कराना सबको ठीक समझा और लोगों से याचना भी की है और मुझे बेहद खुशी है कि लोग दे। बड़ा झटका है ये तो बहुत बड़ा झटका है। ये तो इसी तरीके से जिस तरीके से प्यासे को जो है पैसे के घर का नल सूख जाए। चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस में लास्ट मोमेंट पर फैसले हो रहे हैं। उम्मीदवार तय होने से लेकर प्रचार कमेटी बनाने का काम आखिरी वक्त में हुआ। कांग्रेस की इसी हाल पर बीजेपी ने भी अब सवाल उठा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अब मंगलवार शाम कैंपिंग कमेटी घोषित करने वाली कांग्रेस के 100 नेता 7 दिन में कितना प्रचार कर लेंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के हाल पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में उम्मीदवार तय करने से लेकर अब तक प्रचार में सुस्त रफ्तार दिखी है। हालांकि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह पूरी प्लानिंग के साथ काम करने की बात कह रहे हैं। 5 ही लोकसभा में चुनाव जो है प्रचार तेजी पर है और अब उसको और धार देने का हम प्रयास करेंगे, कोशिश हमें। लेकिन हम बैठेंगे और एक खाका तैयार करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने दायित्व दिया है वो हर विधानसभा में जाकर के कांग्रेस के लिए काम करें। कांग्रेस में लेट लतीफी के इस हाल पर अब बीजेपी ने भी चुटकी ली है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रचार से चुनाव कैंपेन खत्म होने के महज 8 दिन पहले कैंपेन कमेटी अब जाकर इसलिए बनाई है ताकि चुनाव के बाद के नतीजों का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ा जा सके। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी की बात का जवाब दिया है। कैंपेन कमेटी का ईवीएम से कोई लेना देना ही नहीं है। कैंपेन कमेटी हमारा मामला है, ईवीएम उनका मामला है, वो अपनी सेफ साइड कर रहे हैं। ईवीएम पर देखिए कम से कम 1.5 लाख मशीनें गायब हैं, ये आप भी जानते हैं। वीवीपैट की मशीनें गायब हैं, वो मशीनें कहाँ हैं? अमित मालवीय जी जरा उन मशीनों को तो ढूंढ के लाइए। शुरुआत से लेकर प्रचार के आखिरी हफ्ते तक कांग्रेस में मैनेजमेंट कम और उलझने ज्यादा दिखी है। अब कांग्रेस के इस हाल का रिजल्ट क्या होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा, 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के समय विजय बहुगुणा के नेतृत्व में 9 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। उस समय गणेश गोदियाल ने सिर्फ कांग्रेस में बने रहने के लिए 25 से 30 लाख रुपए लिए। रविंद्र जुगरान ने कहा कि स्टिंग में मदन सिंह बिष्ट ने खुद इस बात का जिक्र किया है। जब हरीश रावत जी की सरकार छोड़ के विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए तो तत्कालीन कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत जी ने तत्कालीन कांग्रेसी नेता मदन सिंह बिष्ट जी का एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग में मदन सिंह बिष्ट स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही बने रहने के लिए गोदियाल जी ने 25 लाख लिए कि 30 लाख लिए, ये क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन पैसा लिया। और कल प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं। कल पीएम मोदी का ऋषिकेश में मेगा रोड रैली होगी। यहां के आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की मेगा रैली की तैयारियों का जायजा लिया है और ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान की पीएम मोदी की जनसभा होगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की रैली को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। सीएम ने ये भी कहा कि पीएम मोदी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। और सुबह से ही हमारे कार्यकर्ता, आम जनता सब कल मोदी जी की जनसभा में ऐतिहासिक आएंगे, बहुत बड़ी संख्या आएगी। और हमेशा उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी से लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। जानते हैं उनके हर चुनाव में, हर बार जब भी वो आह्वान करते हैं तो लोग हमेशा आगे बढ़ चल कर आते हैं। तीनों सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, वैसे 5 सीटें पर भी पड़ेगा। 5 सीटें जीत रहे हैं एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और उत्तराखंड बीजेपी के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री गुरुवार को दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी को काफी बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में होंगे, जहां वो चुनावी जनसभा से 3 लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी के वोटर्स को साधने का काम करेंगे। पीएम का ऋषिकेश के साथ आध्यात्म से भी करीबी रिश्ता रहा है और पीएम मोदी उत्तराखंड में आध्यात्मिक यात्राएं भी करते रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ या फिर कोई और। अब बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से बड़ी उम्मीदें हैं। मैं कह सकता हूँ कि हृदय से वो संत है और यहाँ की देवभूमि के प्रति उनका आकर्षण है और यही कारण है कि उनका बार बार आगमन होता है। वो बहुत कुछ यहाँ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, इसलिए यहाँ के विकास पे भी अपने आप को केंद्रित करते हैं। विशेषकर अध्यात्म ने उनको यहाँ प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने अपने यौवन काल में यहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा ली। उत्तराखंड से पीएम मोदी का पुराना नाता है और जब 2001 में पहली बार उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया तो उस वक्त पीएम मोदी बद्रीनाथ में थे और फोन कॉल आने के बाद ही वो दिल्ली रवाना हुए। लिहाजा पीएम से बड़े वादों की भी यहाँ उम्मीद है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, तो हमने पहले दिन ही, क्योंकि हमारी जो कार्य समिति थी उसके वो मुख्य अतिथि थे, पहले दिन ही हमने उनका जो है कि संबोधन करा करके उनको दिल्ली भेजा। तो दिल्ली जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश में है और लाखों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास के काम कांग्रेस के किए हैं और बीजेपी सिर्फ प्रचार कर रखी है। फिर चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो या फिर ऑल वेदर रोड की, शिलान्यास कांग्रेस के वक्त पर हुआ। वहीं अग्निवीर भर्ती, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोई बीजेपी नेता बोलने को तैयार नहीं है। कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग सबको मालूम है, किसको मालूम नहीं है कि उसकी कल्पना ही कांग्रेस के जमाने में हुई, वो पूरा उसका डीपीआर ही कांग्रेस के जमाने में बना। अंकिता भंडारी भी एक शब्द क्यों नहीं बोलते आप? प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे मामले में ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। अब मणिपुर की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन भैया हमारी बेटी राहुल गांधी ने शक्ति का सम्मान करके अपनी भारत जोड़ो यात्रा का पूरा एक दिन अंकिता भंडारी को समर्पित किया था। बीजेपी ने अब संस्कार पर नया शिगुफा छेड़ दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी के सभी नेता संस्कारवान हैं, यानी कि संस्कारी हैं और दूसरे दलों से आए नेताओं को भी अच्छा आचरण सिखाया जाता है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है और साफ कह दिया है कि बीजेपी ने नेताओं के दाग हटाने के लिए वॉशिंग मशीन लगाई है। देखिए। किसी का दाग धुलता नहीं भाई, दाग धोने का काम न्यायालय का होता है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कार मिलता है, व्यक्ति आके संस्कारवान होता है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पार्टी में आकर संस्कार देने वाला ये बयान कांग्रेस को चुभने लगा है। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि बीजेपी के गंगोत्री में नेता अच्छा आचरण रखते हैं और हम उन्हें अनुशासन में ढालते हैं। अब इस पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया है और कहा है कि जब तक नेता दूसरी पार्टी में रहते हैं तो बीजेपी उन्हें दागी और चरित्रहीन कहती है, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है भट्ट जी कि जिन पे आप लगातार आरोप लगाते रहे, जिनके ऊपर आपने मुकदमे दर्ज कराए, उनके यहाँ आप ले जाके वॉशिंग मशीन में उनको धुलवा के जो है साफ सफाई करा के ठीक कर लेंगे? क्या मुकदमे दर्ज जो किए हैं वो वापस हो जाएंगे? क्या वो जो अपराध में वो सही हो जाएंगे? और अपराध नहीं भी में तो आपने इसका मतलब जितने लोग गए हैं आपने ठप्पा लगा दिया कि जितने लोग दूसरी पार्टी से आए वो चरित्रहीन लोग हैं। हालांकि बीजेपी में जो नेता नए नए आए हैं वो पार्टी को लेकर आस्था जता रहे हैं और बीजेपी को शांति कुंज बता रहे हैं। जो लोग अच्छे आचरण वाले हैं, भाजपा पहले पार्टी में शामिल करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करती है। आप यहाँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ पिछले 3 महीने में कि कैमरे बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। अब भले ही बीजेपी संस्कार और अनुशासन की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कई नेताओं ने बगावत की है, जिसमें उन्हें नोटिस तक जारी किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और टेरी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने उत्तरकाशी में रोड शो कर एक जनसभा भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा रोड शो में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित करते हुए बॉबी पवार ने कहा कि हमारी ये लड़ाई रोजगार, भ्रष्टाचार, भू कानून, मूल निवास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। बॉबी पवार के मंच पर यूकेडी के भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। और बागेश्वर में बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर के लिए पोलिंग पार्टी घर घर जा रही है और वोटिंग करा रखी है। पोस्टल बैलेट से बुजुर्ग दिव्यांग लोगों को मतदान कराया जा रहा है। जिले में 960 दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के आतंक से खेती बागवानी पूरी तरीके से तबाह है। हालात ये हैं कि जंगली जानवर अब पहाड़ों में पलायन की भी बड़ी वजह बन रहे हैं। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कहीं नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खेती और बागवानी के लिए जंगली जानवर किसी आतंक से कम नहीं है। हालात ये है कि बंदर और जंगली सुअरों ने खेती को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। जंगली जानवरों के डर से कई गांवों में लोगों ने खेती करनी ही बंद कर दी है। नतीजा ये है कि जानवरों के आतंक से परेशान करीब 10% लोग खेती बागवानी छोड़कर शहरों की तरफ रुख कर चुके हैं। लगातार हो रहे पलायन के कारण सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहाँ पूरी तरह जंगली जानवरों का कब्जा हो गया है। सबसे अधिक समस्या बंदरों की और सुअरों की है और ज़्यादा हमारे वहाँ आवारा जानवरों की है, जो कि हम इतना पैसा इतनी मेहनत करके हम लोग किसान कहीं से कहीं तक हमें बहुत नुकसान है और हम बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। पूरे पहाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा होने के बावजूद चुनावी समर में ये कहीं नजर नहीं आता है। लोकसभा चुनाव के शोर में तमाम मुद्दों पर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दल के पास ग्रामीणों की खेती को जानवरों के आतंक से बचाने की कोई योजना नहीं है। ये बात अलग है कि इस बहाने कांग्रेस और बीजेपी जैसे दलों को एक दूसरे को घेरने का मौका जरूर मिल जाता है। ये मुद्दा थोड़ा बहुत जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उसमें लोगों ने इसको उठाने का प्रयास किया था और उन्होंने बंदर बड़ा बनाने की योजना भी लागू कर दी थी और सुअर को मारने के आदेश दे दिए थे। सर्च करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने भी बहुत सारा काम किया कि किस प्रकार से इसमें कंट्रोल किया जाए और वो सरकार पर है। और चूंकि ये बहुत समस्या है बंदर और सुअरों की, इसके लिए फिर भी जो सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था है उनको हम करते हैं। सोलर फेंसिंग है, सरकार इस पर करती है, बाड़े के लिए हम पैसा देते हैं। पलायन आयोग ने भी पहाड़ में पलायन की बड़ी वजह रोजगार के अवसरों में कमी बताई है। ऐसे में जब खेती बागवानी में जंगली जानवरों का खतरा आए दिन बढ़ रहा है तो तय है कि अवसरों में और कमी आएगी।
लेकिन ये मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा का निधन हो गया। हार्ट अटैक से प्रहलाद मेहरा का निधन हुआ। मेहरा 53 साल के थे और इलाज के दौरान हल्द्वानी के नर्सिंग होम में उनका निधन हुआ है। प्रहलाद मेहरा ने 800 से ज्यादा लोकगीत गाए थे। उनके निधन के बाद पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। तो प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक थे प्रहलाद मेहरा, जिनका दुखद निधन हो गया। कला जगत में, संस्कृति जगत में भी काफ़ी शोक की लहर है। हार्ट अटैक किसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से 53 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। आगे भी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी में हैं। रुड़की में बीजेपी विधायक ने बैठक कर रणनीति बनाई। पीएम मोदी की ऋषिकेश रैली को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारी की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ड्यूटी में तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की। धौलागढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया कि बीजेपी राज्य की सभी 5 सीट बड़े अंतर से जीतेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र पर निशाना साधा। विकासनगर के सहिया और आसपास के इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर अभियान चलाया और वोटरों के घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। 13 अप्रैल को रामनगर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की रैली होनी है, जिसके लिए अभी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक ने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की और कहा, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे जनता के सामने हैं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में पुलिस और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। विकासनगर में भी पुलिस और आईटीबीपी जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। सभी वोटरों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। नैनीताल की नैनी झील से 61 साल के शख्स का शव मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान रमेश आर्या के रूप में हुई है। नवरात्रि के दूसरे दिन आज बागेश्वर के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। देवी देवताओं को गंगा स्नान कराने के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।